हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा आपका मेहता ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूं। आपका जो 11वीं का सिलेबस है इस बार चेंज हो गया है। पहले अपन आरबीएससी की बुक से पढ़ते थे, इस बार सिलेबस चेंज हो गया, एनसीईआरटी की बुक चलेगी। और वो आपके लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि 12th के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं नीट या AIII या IIT, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। मतलब वहाँ पर एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं। जब पेपर बनता है नीट का और उनका, तो वहाँ पर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे पहले अपन 11th में आरबीसी बुक पढ़ते थे, उसके बाद उसको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सिलेबस चेंज हो गया है, तो आपके लिए अच्छी बात है। अब आपको एनसीईआरटी बुक 11 से पढ़नी पड़ेगी, ताकि जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर पाओगे। अब अपन केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, वो आपको आने चाहिए, जिससे आपको केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे से रीड करने हैं, आपको पहले से आने चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक आपके 10th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। आपने 10th क्लास में कुछ केमिस्ट्री के पार्ट पढ़े होंगे, कुछ फिजिक्स के पार्ट पढ़े होंगे और कुछ बायोलॉजी के पार्ट पढ़े होंगे। वो आपको 11th में आपको वो टॉपिक आपकी 11th में हेल्प करेंगे। जब आप टॉपिक पढ़ोगे किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर का, तो कुछ पॉइंट है वो आप ध्यान से सुन लो, वो आपको आने चाहिए और आप नोट भी कर लेना। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी में कम से कम 1 से लेकर 20 तत्वों की परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको याद होना चाहिए और उनका परमाणु द्रव्यमान भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपने परमाणु की परिभाषा पढ़ी होगी। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसको आगे अपन तोड़ नहीं सकते, जॉल डोल्टन के अनुसार। ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन पहले बात कर रहे हैं, अपन आवर्त सारणी में जो पहले नंबर वाला तत्व होता है से लेकर 20 तक के तत्व परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, विन्यास क्या होता है और उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु का जो वजन होता है वो मास होता है, उसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। और अणु का जो मास होता है, अणु, उसे बोलते हैं अणु भार। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ध्यान समझना। देखो, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु द्रव्यमान, जिसे डिनोट करते हैं बेटा, इसका मात्रक है AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है ये। और लास्ट लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कुछ पॉइंट है जिनको अपन पढ़ेंगे आगे, और ये आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर एक पे आता है हाइड्रोजन, प्रतीक होता है H, इसका वजन होता है बच्चों 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है, दोनों का टोटल होता है। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, प्रोटॉन 1 होता है, तो वजन आएगा 1, द्रव्यमान आएगा 1। विन्यास बात करें, और विन्यास लिखने से पहले आपको पता है कि अपनी केमिस्ट्री में 4 उपकोष होते हैं, SPDF, 4 उपकोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, SPDF, सबसे पहले S आता है, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। ठीक है, और आपको ये पता रखना है कि उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरे जाते हैं, लेकिन कक्षक किस में होते हैं, उपकोष में। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है अभी के लिए, S में होता है 1 कक्षक, P में 3, D में 5, F में 7। मतलब आपको ओड नंबर याद रखना है 1, 3, 5, 7। S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 और F में 7। ठीक है, तो विन्यास आएगा इसका 1s1। जो उपकोष के ऊपर आती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करती है। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
2 नंबर हीलियम He, इसका वजन होता है 4, विन्यास होगा 1s2, पावर में 2 है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नंबर 3 लिथियम, इसका वजन होगा 7, विन्यास होगा 1s2। अब मैंने बोला s में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं विपरीत चक्रण के, ठीक है। अब 2 भर गए तो इसके ऊपर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि s में एक ही डिब्बा होता है, एक कक्षक होता है और उसकी लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अगला कक्षक लाना पड़ेगा 2s1। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। कोमा क्यों लगा दिया बच्चों, ये दोनों अलग अलग कोष है, कोष अलग आ गया तो कोमा लगाएंगे, शो करेंगे 1s2 2s1, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ठीक है। सबसे बाहरी आवरण होता है कोष, उस कोष में होता है उपकोष, उपकोष में कक्षक, कक्षक में भरते हैं इलेक्ट्रॉन 2s1। आगे 4 नंबर बेरिलियम Be, इसका होता है द्रव्यमान 9, विन्यास होगा 1s2 2s2। 5 नंबर है बोरोन B11 1s2 2s2। अब 2 भी भर गया पूरा, क्यों s में 2 डिब्बे, 2 कक्षक, एक कक्षक होता है, 2 भर गए। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा p में, s के बाद p आता है 2p1, दूसरा कोष। बच्चों अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये याद रखने के बाद आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 नंबर कार्बन 12, विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। 7 नाइट्रोजन 14, 1s2 2s2 2p3। बेटा p में 3 कक्षक होते हैं बता दिए, तो 3 में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6, क्योंकि एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 6। तो जब तक p के ऊपर 6 नहीं आएगा तब तक अगला कोष नहीं आएगा, इसमें ही भरता जाएगा। क्योंकि p में s में होता है एक डिब्बा, p में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक और f में 7 कक्षक, ठीक है। एक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 3 में 6 भर सकते हैं और इसमें अधिकतम 10 भर सकते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षक संख्या से दुगनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षक की संख्या से दुगनी होती है। आगे 8 नंबर ऑक्सीजन, ये आपको पहले से भी आता होगा, 10th क्लास में था ये आपके। 16, विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4। 9 नंबर है फ्लोरीन F, इसका लगभग 19 होता है, 1s2 2s2 2p5। लास्ट है 10 नंबर नियॉन, ये गैस अवस्था में होता है 20 और इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अपन आगे पढ़ेंगे, अपन को 20 तक पढ़ना है, जो आपके भी 11th में काम आएगा ढंग से, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, 11 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आपको प्रत्येक तत्व का क्रमांक आना चाहिए, द्रव्यमान आना चाहिए और विन्यास भी आना चाहिए, क्योंकि इस ये विन्यास आपको जब भी आप 2 तत्वों को ऐड करके किसी यौगिक का सूत्र बनाओगे, जब भी 2 तत्वों से आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाओगे तो आपको विन्यास जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही तत्व आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करेंगे। तो मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा तत्वों से यौगिक का सूत्र कैसे बनाया जाता है, जो आपके 10th क्लास में होगा। अभी अपन सिंपल बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो आपके केमिस्ट्री में काम आएगा। अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अपन जब अगली क्लास में मिलेंगे तो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक। अभी तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ जिनको आपको आना चाहिए, वो आपको अच्छे से याद होंगे, तो आपको चैप्टर पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे समझ पाओगे और ठीक है, आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। ठीक है, अपन आगे स्टार्ट करते हैं।
11 सोडियम 23 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चों, 2p6 आ गया। अब कोस पूरा हो गया, आएगा 3s1। ठीक है बच्चों, एक बात और समझ लेना, पहले कोस से ओनली एस स्टार्ट होता है, पी नहीं आता, तो ओनली 1 के साथ एस आया। ठीक है, अब एस तो 2 के साथ भी आएगा क्योंकि स्टार्ट 1 से हो जाता है, लेकिन पी स्टार्ट होता 2 नंबर से, डी स्टार्ट होता 3 नंबर से और एफ स्टार्ट होगा 4 नंबर से। तो 3 नंबर आ गया, लेकिन 3 में डायरेक्ट डी नहीं आएगा क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एस पी डी एफ, हमेशा शुरुआत एस से होती है, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में। अब यहाँ पर 3s आया है, उसके आगे 3p आएगा, उसके आगे 3d आएगा। ठीक है, हमेशा जब भी कोस आएगा तो उस कोस में सबसे पहले s कक्ष की भरा जाएगा। 12 नंबर है मैग्नीशियम Mg24 1s2 2s2 2p6, 2 भर सकते हैं, अधिकतम 2 तो 3s2। 13 है एल्यूमिनियम 27। अब बच्चों यहाँ पर S कंप्लीट हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, 3p1। देखो बच्चों, आप काउंट कर सकते हो, जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन बताती है। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13। क्रमांक कितना है? 13, मतलब इसमें 13 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 14 सिलिकॉन या सिलिकॉन 28 अगला 15 फॉस्फोरस P 31 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 सल्फर S 32 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 क्लोरीन Cl, इसका द्रव्यमान होता है 35.5। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब किसी का द्रव्यमान 4.9 तो उसे अपन लगभग 5 मान लेते हैं। मतलब जब 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, मतलब 5 से छोटा हो तो उस पॉइंट को हटाकर अगला अंक लिख देते हैं। ऐसे मेरे पास है 4.2 तो इसको अपन लगभग 4 ही बोलते हैं कि 5 से छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसको अपन 5 मान लेते, लेकिन अपने पास फिक्स 0.5 ही हो तो उसको न तो अपन एक कम करते हैं ना एक बढ़ाते हैं, जो होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर Cl का द्रव्यमान है 35.5। विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन इसका विन्यास लगभग 39 ही होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पोटेशियम अब बच्चों यहाँ देखो P कंप्लीट हो गया है तो P के बाद आएगा D, लेकिन जो D परिवार है वो 21 नंबर परमाणु क्रमांक से स्टार्ट होता है। D ब्लॉक 21 नंबर तत्व से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तत्व 19 नंबर है तो आने वाला S में आएगा, D में नहीं आएगा। वैसे सिस्टमेटिक S और P के बाद D आना चाहिए, लेकिन D उपकोष प्रारंभ होता है 21 नंबर से।
तो जब 21 आएगा तब स्टार्ट होगा D1, अभी आएगा S में 4S1, पहला S, दूसरा S, तीसरा, चौथा S, लास्ट है 20 नंबर कैल्शियम Ca, द्रव्यमान 40, विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो ये कुछ तत्व थे जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और आपको विन्यास याद रखना है, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। बच्चों अपन मिलेंगे अगली क्लास में, किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बच्चों आपको जब परमाणु द्रव्यमान याद होगा तो आप किसी भी अणु का वजन, टोटल वजन, अणुभार ज्ञात कर सकते हो, किसी अणु का वजन ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि अणु का जब अपन द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, अणुभार ज्ञात करते हैं, तो उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ा जाता है, उनके द्रव्यमान को जोड़ा जाता है। जैसे आपके पास NaCl कंपाउंड है बच्चों, आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार ज्ञात करना है, टोटल वजन ज्ञात करना है, तो इसमें जो तत्व उपस्थित है उनका परमाणु द्रव्यमान जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा तो आपको प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान आना चाहिए। ये सोडियम का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो जब आप जोड़ोगे तो आएगा 58.5। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान अच्छे से याद रखना है। इन सब का मात्रक होता है AMU, मतलब आप इसको म्यू से भी दर्शा सकते हो, म्यू, इनका मात्रक होता है म्यू। ऐसे अपन आगे लिख सकते हैं 58.5 म्यू, यू मतलब यूनिट, इकाई, मात्रक। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। मैं कुछ तत्व और लिख देता हूँ लास्ट, जो आपको केमिस्ट्री में आगे तक हेल्प करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो 20 तक तो आपने 10th में पढ़ा होगा, अब मैं आपको 21 से लेकर 30 तक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो आपके आगे काम आएंगे, वो भी आप लगे हाथ याद कर लेना तो सही रहेगा आपके लिए। स्कैंडियम Sc, इसका होता है वजन 45, विन्यास अपन एक साथ पढ़ेंगे अपन 22, टाइटेनियम Ti 48, वेनेडियम V51, क्रोमियम Cr। जब भी किसी तत्व के प्रतीक में 2 अल्फाबेट हो, 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो, तो पहला आता है कैपिटल, दूसरा आएगा स्मॉल। वेनेडियम अकेला अक्षर है, लेकिन क्रोमियम में 2 आते हैं अल्फाबेट, C और R। 2 क्यों आते हैं? क्योंकि अगर आप C लिखते हो तो कार्बन का प्रतीक भी C होता है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जब 2 तत्वों का पहला अक्षर सेम होता है तो किसी एक में अगला अक्षर भी लिखते हैं, और अगला अक्षर आएगा स्मॉल लेटर में। ठीक है, इसका द्रव्यमान है 52। 25 नंबर मैग्नीज Mn, इसका होता है 55। 26 आयरन लोहा, इसका होता है 56। 27 पे आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट 28 पे आता है निकल Ni। 29 पे आता है बच्चों कॉपर, और 30 पे आता है जिंक। तो आपको 30 तक के तत्व क्रमांक और विन्यास और द्रव्यमान याद करना है, ढंग से आपको याद रखना है। कॉपर का और कोबाल्ट का और निकल का जो वजन है लगभग सेम होता है, 59 और 59। ठीक है, अगर आप कॉपर का होता है 63.5 और जिंक का होता है 65। तो ये 30 तक के तत्वों की मैंने आपको परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान और प्रतीक नोट करवा दिए।
आपको इनको अच्छे से आपको याद रखना है, याद करना भी है, नोटबुक में लिख के याद रखना है। विन्यास लिखेंगे बच्चों तो आपने अब तक विन्यास पढ़ा है यहाँ तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2, ये विन्यास पढ़ा आपने, ठीक है। अब 20 नंबर 1 आता है डी में, तो आएगा 3D, ठीक है बच्चों। अगर आप नियम से पढ़ो तो डी यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए 19 नंबर से, लेकिन जो डी परिवार है वो 21 नंबर तत्व से स्टार्ट होता है, इसलिए कुछ रीजन की वजह से एस कक्षक पहले आ जाता है 19 और 20 में, लेकिन 21 नंबर हमेशा आने वाला डी में आएगा। जिस उपकोष का तत्व होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो उसी उपकोष में भरा जाता है। डी परिवार का तत्व है 21 नंबर, तो आने वाला डी में भरा जाएगा, तो आएगा 3D1। अब ये 1 मैं एस से पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3D1 एस के पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोष की संख्या, जो कोष है वो छोटा है, इसमें चौथा कोष है, इसमें तीसरा कोष है, ठीक है। अगला 1s2 2s2 2p6, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब आने वाला डी में 3D2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D3, आने वाला डी में आएगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसे ही रहेगा बच्चों। बस डी का चेंज होगा, क्योंकि अपन डी परिवार का तत्व पढ़ रहे हैं, तो चेंज होगा डी परिवार का विन्यास। तो D4 21 1 22 2 23 3 24 4। अब बच्चों आपको दो अपवाद है इसके अंदर, 24 और 29, इनमें विन्यास थोड़ा चेंज होता है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। कुछ तत्वों का अर्धपूरित स्थायी विन्यास हो जाता है और किसी का पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास हो जाता है। इसका मतलब किसी तत्व में अधिकतम अगर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 10 तो है पूर्ण पूरित, उसका आधा भर जाए तो अर्धपूरित। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी तत्व में, किसी कोष में अधिकतम, किसी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 6 भर गए तो पूर्ण पूरित हो जाएगा, 3 भर जाए तो अर्धपूरित हो जाएगा। तो इसका विन्यास चेंज होगा, बताऊंगा मैं आपको, अभी चिन्ह लगा के छोड़ रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। 25 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D5। बड़ा क्रम बढ़ाते रहना आप, क्योंकि एक एक, अगर अपन एक एक अंक आगे चल रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। 3D6। अब ये चीज़ कॉमन है, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ ब्लैंक करके, आप खुद लिख लेना। जो आपको याद रखना है वो ये है 3D7 4s2 3D8 4s2 3D9 4s2 3D10 4s2, ठीक है। तो 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो अपवाद है उनको आपको याद रखना है। ये D4 है और तुम जानते हो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 10 का आधा कितना होगा 5। तो अगर ये 5 कर ले तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसलिए एस कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, डी से ऐसे उधार ले लेगा स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो आपको 24, मैं डिब्बे बंद कर रहा हूँ, जो बच्चे हमेशा अक्सर गलत करते हैं विन्यास को, इन दोनों विन्यास अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास की वजह से अलग होगा, एस कक्ष का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, ये पूरे 10 कर सकता है, तो ऐसे एक उधार ले लेगा। अब बच्चे बोले सर 8 को भी 2 दे दो 10 हो जाएंगे, लेकिन बच्चों जो स्थानांतरण होता है, जो अर्धपूर्ण और पूर्ण स्थायी विन्यास होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन वजह से हो सकता है। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है, 2 का नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों ऊर्जा में अंतर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। अब आप इसको 1 दोगे तो 9 होगा, स्थायी नहीं होगा, जबकि मैंने आप इसको 1 दिया तो 9 से 10 हो गया, पूर्ण पूरी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो ये 30 तत्व थे जिनका आपको मैंने बता दिया क्रमांक, द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना नोटबुक में लिखकर। अब आप जब भी किसी यौगिक का अणुभार याद करोगे या 2 तत्वों से जोड़कर सूत्र बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे
पहला चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अब देखो अणुभार ज्ञात कैसे करेंगे आप। अणुभार ज्ञात करना, मैंने आपको परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं परमाणु भार, जो अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अणुभार कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको सूत्र दिया जाएगा, उस सूत्र में प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान लिखना और सबको जोड़ देना। जैसे मेरे पास पहला है बच्चों, आपको CO2, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यौगिक का नाम भी आना चाहिए, यौगिक का नाम आएगा तत्वों से। कार्बन बोलते हैं, ओ कितनी बार है बच्चों, 2 बार, तो बोलना डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा। ओ बोलते हैं ऑक्साइड, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ये गैस होती है। अगर यहाँ पर O एक बार होता तो बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड, एक को बोलते हैं मोनो। अब आपको इसका अणुभार याद करना है, तो बच्चों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। आप उस लिस्ट से जब आपको याद हो जाएगा तो आप खुद कर पाओगे। O का होता है 16, लेकिन बच्चों O कितनी बार है, 2 बार, तो आप इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 12, 16 दूनी 32 बराबर 44 म्यू यहाँ पर मात्रक है, ठीक है, म्यू यहाँ पर मात्रक है। नंबर 2, इसे आपको ज्ञात करना है NH3 का वजन, इसे बोलते हैं अमोनिया गैस, ये अमोनिया होती है। N का वजन होता है 14, H का वजन होता है 1। उस लिस्ट से आप जब याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। H संख्या 3 है तो आएगा 14 + 3 तो बराबर 17। तो बच्चों आप उस लिस्ट को याद कर लोगे तो आपको जब भी अणुभार ज्ञात करना हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है 3 नंबर, आपको जल का करना है याद। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है जल H2O, तो ज्ञात करोगे। H का होता है 1, कितनी बार, 2 बार, प्लस 16, ठीक है, तो 2 + 16 बराबर 18, ठीक है। तो आप इस प्रकार किसी भी सूत्र का अणुभार ज्ञात कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनका अणुभार ज्ञात करना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उस अणुभार ज्ञात करने से पहले आप उस लिस्ट को अच्छे से रीड कर लेना, तभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इनको आप नोट कर लो। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, आप इनका अणुभार ज्ञात करना। Na2SO4, इसमें Na का वजन लिखना, S का वजन लिखना, O का वजन लिखना, सबको जोड़ देना। नंबर 2 MgCl2, नंबर 3 CO, नंबर 4 HNO3, नंबर 5 H2SO4, नंबर 6 HCl, नंबर 7 NaHCO3, नंबर 8 Na2CO3, नंबर 9 NaOH, नंबर 10 C2H5OH। ये 10 कंपाउंड आपके पास है, इनका आप अणुभार ज्ञात करना, तो आपको अच्छे से आसानी समझ में आएगा अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट में आपको मैं कुछ तत्व और लिखा देता हूँ जो आपके काम आते हैं एग्ज़ाम में। वो तत्व है, आप इसको एक्स्ट्रा लिख लेना। एक होता है ब्रोमीन, इसका क्रमांक होता है 35, और इसका जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु भार, वो होता है 80। और एक आपको याद रखना आई का, ये 53 नंबर पे आता है, इसका होता है 127। या आपको 2 तत्व एक्स्ट्रा याद रखने हैं, परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि ये भी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, Br और I। Br का होता है 80, I का होता है 127। तो आप एक क्वेश्चन और लिख लो, आप उसको याद करना। 11 HBr का
और 12 है KI का। तो ये कुछ कंपाउंड है, आप इसका अनुभार याद करना। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।